सभी लोगों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल लेट्स रीड प्लस में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग आधुनिक भारत इतिहास के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा किया था और मैंने आपसे कहा था कि कुछ देशों के जो मूल लोकेशन हैं वो आप याद करके रखिएगा या उसको कंफर्म कर लीजिएगा, वो वर्ल्ड मैप में कहाँ हैं और किस तरीके से उनका सिचुएशन रहा है। यानी कि आप ये समझ लीजिए सही सही उसका लोकेशन आपको कन्फर्म हो तो ये ज़्यादा सहायक हो जाता है आपके आधुनिक भारत के इतिहास को समझने के लिए। पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था कि भारत पर व्यापारिक रूप से जो कुछ महत्वपूर्ण देश हैं भारत में व्यापार करने आए हुए हैं, उनमें से 6 देश इम्पोर्टेंट रहे हैं। उसमें आप देख सकते हैं, पहला पुर्तगाल मैंने बताया था, दूसरा स्पेन बताया था, तीसरा फ्रांस बताया था और चौथा नीदरलैंड या हॉलैंड बताया था, फिर पांचवा ब्रिटेन बताया था, फिर डेनमार्क बताया था। वहीं पर हम लोगों ने भारत के इतिहास को जब 3 भागों में डिवाइड किया था, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तो हमने कुछ मोटा मोटा 1-2 बातें आपको बताया था कि प्राचीन भारत के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो उनका जो जो उस समय के आक्रमणी रहे हैं भारत में आए, तो उनका जो महत्वपूर्ण कार्य था वो शक्ति प्रदर्शन रहा और प्रभुत्व रहा। जब मध्य भारत की बात हम लोग करेंगे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा लूट और स्थायित्व का रहा है। और आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसमें मुख्य बातें व्यापार और प्रशासन रही है। आज हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। इसी के बाद हम लोग इस टॉपिक को यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो काल है वो डिसाइडेड है 1707 से 1947, लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, यानी 15वीं शताब्दी से आपको स्टार्ट करना होगा, जहाँ से ये जो प्रमुख देश थे आपके भारत पर या भारत में व्यापार करने के लिए आए। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे। अब अगर हम व्यापार की बात करें तो प्राचीन समय से हाँ हमारे देश का व्यापार अरब और यूनान और अन्य जो पूर्वी देश हैं उनके साथ रहा हुआ है। लेकिन कुछ समय बदला तो बीच के जो रास्ते रहे उनको कुछ विशेष शक्तियों द्वारा रोक दिया गया, जिसके कारण अब नए रास्ते की खोज की बात आई। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर प्रारंभ की बात करें तो जो व्यापार के रास्ते रहे हैं भारत से या भारत के आसपास के जो देशों से यूरोपियों का जो व्यापार रहा है वो मुख्य रूप से 2 रास्तों के माध्यम से हुआ करता था। वे 2 रास्ते क्या थे, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो रास्ते रहे हैं यहाँ इस एरिया में आप देखेंगे कि ये पूरा इस एरिया में यूरोप है, यूरोपीय देश हैं जो महत्वपूर्ण है व्यापार के लिए। अब यहाँ से ये इस एरिया में जो हमने कल आपसे बताया था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो 6 इम्पोर्टेंट देश कहाँ स्थित हैं, तो ये देश इन सब एरिया में रहे हैं। तो 2 रास्ते यहाँ नज़र आते हैं जहाँ से ये लोग व्यापार किया करते थे। एक भूमि वाला रास्ता था, यहाँ देखिए ये 2 रास्ते, भारत में प्रवेश के 2 रास्ते थे। एक तो भूमि वाला रास्ता था, इस तरीके से यहाँ से होकर ये लोग आते थे, भूमि भागों से होते हुए इस तरीके से अफगानिस्तान में आने के बाद कुछ दर्रों से होकर भारत में प्रवेश करते थे और व्यापार किया करते थे। यहीं से दूसरा एक रास्ता और होता था कि इस साइड से ये लोग आकर यहाँ ये भूमध्य सागर को पार करते हुए यहाँ पर आते थे और ये लाल सागर में आते थे। लाल सागर से होते हुए इस तरीके से अरब सागर गए, अरब सागर के बाद ये यहाँ पर चले जाते थे, फिर से भारत में चले जाते थे।
तो इस तरीके से व्यापार किया करते थे। दो रास्ते थे, तो दो रास्ते क्या थे? भूमि वाला जो रास्ता था वो टर्की से चला, फारस होते हुए ईरान पहुंचते हैं, ईरान से इराक पहुंचते हैं, इराक से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से भारत में ये प्रवेश कर जाते थे और व्यापार किया करते थे। उसी तरीके से दूसरा जो रास्ता अभी मैंने आपको बताया, ये भूमध्य सागर होते थे, भूमध्य सागर से निकलते थे, या तो ये काला सागर यहाँ आप देख रहे होंगे, भूमध्य सागर या काला सागर से। जब भूमध्य सागर से चलेंगे तो डायरेक्ट यहाँ आकर इसमें मिल जाएंगे, और काला सागर से चलते थे तो भी यहाँ से आकर भूमध्य सागर में आकर, या ये थोड़ा सा ये वाला देश क्रॉस करके फारस की खाड़ी से होते हुए इस तरीके से इधर चले आते थे। तो दूसरा जो जल मार्ग रहा है वो यानी भूमध्य सागर का रहा। फिर भूमध्य सागर से लाल सागर में पहुँचे, उसके बाद फारस पहुँचते हैं यानी फारस की खाड़ी, और उसके बाद अरब सागर में, और अरब सागर से भारत में आ जाते थे। इस तरीके से पहले समय में यानी पुराने समय में व्यापार हुआ करता था। लेकिन 15वीं शताब्दी में तुर्कों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और तुर्कों ने कुस्तुतुनिया 1453 ईस्वी में जीत लिया। कुस्तुतुनिया को 1453 ईस्वी में तुर्कों ने जीत लिया, और धीरे धीरे पूरा ये वाला पूरा भाग इस साइड का इन लोगों ने ये पूरा जीत लिया। अब जीतने के बाद क्या किया, अगर यहाँ से कोई व्यापारी आता था तो व्यापार करने के लिए जाते वक्त भी ये लोग इन रास्तों में रोक कर उनसे कर लिया करते थे, भारी मात्रा में कर लिया करते थे। और जब ये व्यापार करने यहाँ पहुँचते थे और व्यापार करके वापस आने लगते थे तो कुछ लोग, कुछ लुटेरे इनको यहीं रास्तों में कहीं लूट लिया करते थे, या तो फिर यहाँ के प्रशासक द्वारा इनसे काफ़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में कर ले लिए जाते थे, और ये वापस जाते जाते इनके पास कुछ नहीं बचता था। तो अब समस्या आ गई कि आखिर अब किस तरीके से व्यापार किया जाए। व्यापार करना जरूरी था। जरूरी क्यों था? जरूरी इसलिए था कि ये जो व्यापारी थे यहाँ भारत और भारत के आसपास के क्षेत्र के से प्राप्त जो मसाले हुआ करते थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। मसालों का व्यापार बहुत ही महत्वपूर्ण था। हालांकि और चीज़ें भी व्यापार में की जाती थी, लेकिन मसाले बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। इसका कारण ये था कि इस एरिया के जो लोग थे, यहाँ की जो कृषि थी वो काफ़ी निम्न स्तर की थी, अर्थात बहुत सारी चीज़ें इनको कृषि से नहीं मिल पाती थी। तो ज़्यादातर इनका जीवन जो था वो मांस और मछलियों पर निर्भर करता था, और मांस मछलियों को ज़्यादा समय तक रखने के लिए मसालों की आवश्यकता हुआ करती थी, जिसका व्यापार यानी जिसकी उपलब्धि ये निश्चित रूप से इन पूर्वी देशों से करते थे। अब एक छोटी सी यहाँ पर और बात मैं बताना चाहूँगा। कभी कभी हम लोग सामान्यतः सुनते रहते हैं पूर्वी देश, पश्चिमी सभ्यता। तो पूर्वी पश्चिमी का मतलब है, आप समझ सकते हैं, हम इस साइड में पूर्व साइड में हैं तो ये पूर्वी हैं, और इधर ये हमारे इधर हैं पश्चिम में है तो पश्चिमी है। तो उससे कोई मतलब नहीं पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता। पूर्वी सभ्यता को स्पेशल इसलिए माना जाता था क्योंकि वो पहले से ज़्यादा जागरूक थे और व्यापार और खोजों में बहुत अग्रणी हुआ करते थे, इसलिए उनको विशेष माना जाता था। और नई जो सभ्यताएं, जो नई चीज़ें मिलती थी वो सर्वप्रथम उन्हीं द्वारा खोज लिया जाता था, बाद में हम लोगों के यहाँ कर तक छन के आता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ये पश्चिमी सभ्यता का यहाँ पर असर आ रहा है। तो ये चीज़ें हुआ करती थी। अब चलिए, फिलहाल ये दो चीज़ें हमने बताया कि दोनों रास्ते लगभग इनके अवरुद्ध कर दिए गए। अब व्यापार करना ही है क्योंकि मसाले इनको चाहिए, और ये व्यापारिक प्रवृत्ति के हैं तो भोजन काफ़ी समय तक रखेंगे। अगर वो भोजन काफ़ी समय तक रखेंगे तो खराब हो सकता है, इसलिए मसाले चाहिए।
अब क्या करें ये, अब इनके सामने एक नई समस्या खड़ी होती है कि आखिर व्यापार करने के लिए जाया किस तरह से जाए। तो इसके लिए इन लोगों ने 15वीं शताब्दी में रास्ते खोजने का निर्णय किया। अब रास्ते खोजने का जो निर्णय किया गया है उसके लिए दो चीज़ें रही हैं। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि मसालों के लिए, तो मसाले की बात करें तो वो आर्थिक चीज़ हो जाती है। खोज का वास्तविक रूप से दो मुख्य कारण रहा, एक आर्थिक रहा है और दूसरा धार्मिक रहा है। आर्थिक कारण क्या था? गरम मसाले, कपास, औषधियाँ, अन्य चीज़ें यहाँ से व्यापारिक रूप से ले जाना और अपने देश में बेचना और वहाँ से अच्छा फ़ायदा कमाना। दूसरा जो कंडीशन था धार्मिक, धार्मिक में था जब कि ईसाई धर्म का मुख्य रूप से प्रचार प्रसार इन पूर्वी देशों में किया जाए। तो इसी के आधार पर आपको मैं बताता चलूँ कि 4वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक काफ़ी मात्रा में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार पूर्वी देशों में किया गया, यानी पूर्वी क्षेत्र में किया गया। तो दो महत्वपूर्ण कारण आर्थिक और धार्मिक रहे हैं। अब भौगोलिक खोजें स्टार्ट हो जाती हैं, खोज करना प्रारंभ कर दिया जाता है। खोज के लिए वहीं 6 इम्पोर्टेंट देश, उन 6 इम्पोर्टेंट देशों में से भी महत्वपूर्ण स्थान 2 देशों का है। वो देश कौन कौन से हैं? वो जो देश, जो बड़े देश हैं खोज के लिए माने जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ बता दूँ। ये जो देश दो हैं वो पुर्तगाल है और स्पेन है। इन दो देशों का समुद्री मार्ग के खोज में महत्वपूर्ण रोल रहा है, महत्वपूर्ण स्थान रहा है, पुर्तगाल और स्पेन। अब पुर्तगाल और स्पेन महत्वपूर्ण खोजों के लिए, यानी कि व्यापारिक मार्गों की खोजों के लिए माने जाते हैं। अब आगे अगर हम बढ़ें इसमें, तो यहाँ एक देखिएगा, मैं चार्ट बनाया हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहाँ देखिए 2 इम्पोर्टेंट देशों की बात जो मैंने चर्चा किया था, पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन, अब ये पूरा रास्ता इधर का तो बंद हो गया था, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, ये दोनों रास्ते बंद कर दिए गए। अब यहाँ एक नई समस्या आ जाती है कि अगर ये रास्ते बंद हो गए तो खोज, मतलब वहाँ पहुँचने के लिए, भारत तक पहुँचने के लिए क्या किया जाए? तो भारत तक पहुँचने के लिए पुर्तगाल और स्पेन ने भौगोलिक खोजों की तरफ रुख किया। तो सबसे पहले पुर्तगाल की बात करते हैं। पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकलता है 1487 ईस्वी में निकलता है। 1487 ईस्वी में, ध्यान से देखिएगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये वाला रास्ता पकड़ के चल रहा है और यहाँ अफ्रीका के सबसे निचले हिस्से तक पहुँचता है। इसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। फिर से सुनिए, सबसे पहले 1487 ईस्वी में पुर्तगाल से बार्थोलोम्यू डियाज नामक एक व्यापारी खोज के लिए निकलता है और वो वहाँ से चलता है अपने साथियों के साथ। यहाँ पर लगभग सितंबर अक्टूबर 1487 में ये निकला हुआ था और यहाँ तक पहुँचता है। जब यहाँ केप ऑफ स्ट्रोम यानी केप ऑफ गुड होप पर पहुँचता है तो 1488 तक यहाँ पहुँच जाता है बार्थोलोम्यू डियाज। जब यहाँ ये पहुँचता है तो एक लफड़ा हो जाता है। इसके साथियों में आपस में
कहासुनी हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं और वह वहाँ से वापस चला जाता है। सभी लोग यानी जो भी उसके साथी थे वापस चले जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आ गई कि पहला पुर्तगाली जो रास्तों की खोज के लिए निकला, भारत के लिए, भारत के रास्तों की खोज के लिए निकला या पूर्वी देशों के रास्ते की खोज के लिए निकला, वो कौन था? वो था बार्थोलोम्यू डियाज। 1487 ईस्वी में चला और 1488 ईस्वी में वह अफ्रीका के सबसे निचले हिस्से में यहाँ पहुँचा, जिसका नाम उसने केप ऑफ स्ट्रोम रखा। इस केप ऑफ स्ट्रोम को पहले उत्तमासा अंतरीप कहा जाता था, लेकिन जब ये यहाँ आया तो इसने इसका नाम रखा केप ऑफ स्ट्रोम। जब ये वापस गया, यहाँ से वापस गया, तो यहाँ के राजा प्रिंस हेनरी को इसने सारी स्थिति बताया। तो प्रिंस हेनरी ने इस स्थान का नाम चेंज कर दिया, और चेंज करके क्या कर दिया? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप कर दिया। अब उसके बाद इसी पुर्तगाल से एक यात्री और चलता है, जिसको हम लोग वास्को डी गामा कहते हैं। वास्को डी गामा 1497 में पुर्तगाल से चला और ये यहाँ से चलते हुए यहाँ केप ऑफ गुड होप पहुँचता है। केप ऑफ गुड होप से आगे बढ़ते हुए ये यहाँ भारत के केरल के क्षेत्र में, भारत के केरल वाले क्षेत्र में कालीकट तट पर पहुंचता है। और जो कालीकट तट पर पहुंचता है, उस कालीकट तट के बंदरगाह का नाम था कप्पकडाबू। ध्यान से सुनिएगा, कप्पकडाबू, देख लीजिएगा क्या नाम है उसका, कप्पकडाबू। कप्पकडाबू ये उस बंदरगाह का नाम था जहां पर वास्को डी गामा पहुंचता है। अभी वास्को डी गामा के बारे में और हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना जानते रहिए कि पुर्तगाल से निकलने वाला दूसरा जो महत्वपूर्ण खोजकर्ता था, यानी कि भारत के रास्ते की खोज के लिए निकला था, उसका नाम वास्को डी गामा था। वो 1497 ईस्वी में पुर्तगाल से निकला और 1498 ईस्वी में भारत के कप्पकडाबू नामक बंदरगाह केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचता है। तो इस तरीके से इस खोज यानी भारत की खोज यहाँ से वास्को डी गामा के नाम चली जाती है। कुछ और खोज यहाँ पर हुए हैं, यहीं पर कुछ और चीज़ों को मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे अब ये तो पुर्तगाल, दो देशों का नाम हमने लिया आपके सामने कि दो महत्वपूर्ण देश हैं जिन लोगों ने समुद्री मार्गों से अन्य क्षेत्रों की खोज करने का बीड़ा उठाया, जिसमें से पुर्तगाल है और स्पेन है। अब हम थोड़ा सा स्पेन की चर्चा करते हैं। ढेर सारे लोग हालांकि निकले हुए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट और परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट रहे हैं, मैं केवल उन्हीं की बात करूंगा। तो मैं स्पेन के कुछ नाविकों की बात करूंगा। तो स्पेन के जो लोग रहे हैं उसकी चर्चा की जाए तो सबसे पहले स्पेन से एक नाविक निकलता है जिसका नाम कोलंबस। आपको बता दूं, ये कोलंबस इटली का निवासी था, लेकिन समुद्री खोजों के लिए स्पेन की महारानी ने इसका पूर्ण रूप से सहयोग किया, यानी धन
जितने पैसे वगैरह की ज़रूरत हुआ करती थी, खर्चे वगैरह की ज़रूरत थी, वो सारा इसने मुहैया कराया। इसलिए इसने जो भी खोजा, कोलंबस ने जो भी खोजा, वो सारी चीज़ें, वो खोजों का श्रेय स्पेन को देता है। रहने वाला तो इटली का था, लेकिन खोज का जो मुख्य कार्य रहा है, उत्तरदायी रहा है, या जो आवश्यक चीज़ें थी, वो स्पेन ने वहन किया था, इसलिए श्रेय भी स्पेन को जाता है। तो कोलंबस भी 1492 ईस्वी में भारत की खोज के लिए निकला। और जब ये कोलंबस निकलता है, यहाँ रेड कलर से हमने दिखाया हुआ है, जब कोलंबस भारत की खोज के लिए निकलता है, तो जब ये आगे बढ़ता है तो बीच में, अभी हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में मैं आपको बताऊंगा कि जो समुद्री नदियां हैं, समुद्री जो जलधाराएं हैं, कितना अपना इफेक्ट या कितना अपना प्रभाव प्रदर्शित करती हैं, और क्या कारण होता है कि रास्ते चेंज हो जाते हैं। तो कुछ यही कारण रहा है। जब स्पेन से ये कोलंबस निकलता है आगे जाते हुए, तो एक अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में जाने के बाद, जैसे ही अफ्रीका के पश्चिमी एरिया पर लगभग आता है, तो यहाँ से उन्हीं समुद्री धाराओं के प्रभाव के कारण उसके जहाज मुड़ जाते हैं। और घूमकर ये बाहामास आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। बाहामास आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, और वहाँ के लोगों को इसने देखा कि ये रेड यानी लाल कलर के हैं, तो ऐसे लोगों को उसने रेड इंडियन नाम रख दिया। यह अमेरिका के मूल भूभाग पर नहीं पहुंचा था, बल्कि बहामास वाले क्षेत्र में पहुंचा था, द्वीप पर पहुंचा था, वहाँ के लोगों से मिला, वे रेड कलर के हुआ करते थे, इसलिए उसको इसने रेड इंडियन कहा। और उसके बाद ये वापस चला आता है। फिर उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति निकलता है स्पेन से, मज़ेदार बात मैं आपको फिर यहाँ बता दूँ कि अगला व्यक्ति भी जो स्पेन से निकल रहा है भारत की खोज के लिए, वो फिर इटली का ही था और उसका नाम था अमेरिगो वास्पूची। यह अमेरिगो वास्पूची जब ये आगे बढ़ता है, तो ये फिर से ये भी वहीं से घूम जाता है, और ये इतना घूम जाता है कि अमेरिका वाले पूरे क्षेत्र में, यानी कि मेन भूभाग तक पहुंच जाता है, और ये अमेरिका के अंदर प्रवेश करता है, वहाँ के लोगों से मिलता है, और इसी के नाम पर उस एरिया का नाम अमेरिका रख दिया गया, यानी अमेरिगो के नाम पर ही उस क्षेत्र का नाम अमेरिका रख दिया गया। अब चलिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं और आपको बताता चलूँ। कोलंबस, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कोलंबस जब स्पेन से निकला था तो वो अपने साथ 3 जहाज लेकर निकला था। ये कई बार आया है प्रश्नों में कि कोलंबस स्पेन से निकलते वक्त 3 जहाज लेकर निकला, उसमें से एक था या वे थे। तो वे 3 जहाज कौन कौन थे? उनका नाम था पेंटा, नीना और सेंटा। पेंटा, सेंटा, नीना, ऐसा भी आप याद कर सकते हैं। तो ये 3 जहाज़ों को लेकर वहाँ से निकला था। चलिए इसके साथ साथ कुछ और बातें, कुछ देशों की खोज जो अलग अलग हुई हैं, वहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो इस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे। कुछ देश ऐसे जिनको कुछ खोजकर्ताओं के द्वारा खोजा गया, ये भी सीधे प्रश्न में पूछे जाते रहे हैं, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ मैंने दर्शाया हुआ है देश, वर्ष और खोजकर्ता। बहामास द्वीप की बात करें, बहामास द्वीप अभी हम लोगों ने कहा था अमेरिका। अच्छा, बहामास द्वीप की खोज करने के कारण ही
प्रश्न में जब पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की, तो आपका आंसर कोलंबस होना चाहिए। कोलंबस ने ही खोज किया था, क्योंकि वो अमेरिका का ही भाग था। अमेरिको वास्पुची के नाम से तो अमेरिका का नाम रखा गया था। तो कोलंबस जो है वो इटली का निवासी था, मैंने आपको बताया है, और स्पेन के लिए इसने काम किया है। इसलिए जब खोज की बात आती है तो स्पेनिश माना जाता है। भारत की खोज 1498 में हुई, वास्को डी गामा ने किया, ये पुर्तगाली था। ब्राज़ील की खोज ब्राज़ील 1500 ईस्वी में हुआ, ये इसका नाम पेड्रो अल्वारेस था, ये भी पुर्तगाली था। केप ऑफ गुड होप की खोज 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज, ये भी पुर्तगाली था। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 में कैप्टन जेम्स कुक द्वारा, ये ब्रिटेन निवासी था। न्यूजीलैंड की खोज 1642 ईस्वी में तस्मान, ये हॉलैंड का निवासी था। ये कुछ इम्पोर्टेंट खोजकर्ता हैं जो सीधे प्रश्नों में पूछे जाते हैं, पूछा गया है, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। चलिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इतिहास को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि चीज़ें कन्फर्म न हो तो दिक्कतें होती हैं। तो आपको सबसे पहले तो लोकेशन कन्फर्म होना चाहिए कि वो एरिया कहाँ है। और भले इतिहास में किताबों में आप देखते होंगे कि सीधे सीधे वो लिख देते हैं तो प्रॉब्लम होती है। किताबों में भले ही सीधे सीधे लिखा हो, लेकिन आप जब भी इतिहास को पढ़ने बैठें, आपके पास नक्शे होने चाहिए वर्ल्ड का, यानी विश्व का होना चाहिए। भारत का इतिहास अंदर जब आकर पढ़ रहे हैं तो भारत का होना चाहिए। अगर आप कभी यूपी का इतिहास, यानी अपने राज्य का, किसी भी राज्य, यूपी, एमपी और बिहार का, कहीं का भी अगर आप पढ़ रहे हैं इतिहास, तो निश्चित रूप से आपके पास वहाँ का भी नक्शा होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आपका कंसंट्रेशन बना के रखता है कि आप हैं कहाँ, और वहीं आपका दिमाग रुका रहेगा, तो आसानी से चीज़ें समझ में आती हैं। अब आज के क्लास में इतना ही। आज जो मैंने आपको पढ़ाया उसको कम से कम 2 बार ज़रूर वीडियो को देखिएगा, ताकि चीज़ें कन्फर्म हों। और यदि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।